Good morning students. Our next topic is aspects of environmental management from the same chapter 4 जो हमने environment management का part 1 कर रहे थे उसका next topic है ये aspect of environmental management। ये बहुत important topic है। इसका आप बेटा फ्लो चार्ट बना लीजिएगा जिस तरह मैंने बनाया। ये देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट करके मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। और बुक की भी हेल्प लीजिएगा, बुक को अपने साथ रखिएगा और ये फ्लो चार्ट बनाइएगा। जैसे ही देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ, ठीक है। तो ये 4 एस्पेक्ट है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के। तो आप क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स की बात हो रही है। एस्पेक्ट्स का मतलब हुआ कि हम लोग जो है इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं, है ना। या किन चीज़ों को फॉलो करके हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी जिससे इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट हो सकती है और फॉलो किया भी जा रहा है इन स्टेप्स को, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन जो है इस तरह आ जाता है कई बार कि एस्पेक्ट्स बताओ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का, ठीक है। या ऐसे आ जाएगा कि एथिकल एस्पेक्ट बता दो या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट बताओ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का। या इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताओ, ठीक है। या इस तरह भी आ सकता है सोशल एस्पेक्ट बताओ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का। और एक चीज़ याद रखना, टेक्नोलॉजिकल और टेक्निक वर्ड अगर यूज़ किया हो क्वेश्चन में तो ये सेम ही है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टेक्निक्स बताओ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की, तो ये यही है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल और टेक्निक वर्ड अगर यूज़ किया होगा तो ये सेम है। तो इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाओ एथिकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। क्वेश्चन आ जाता है कि एथिकल एस्पेक्ट्स बताओ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। एथिकल वर्ड से हम समझते हैं कि किसकी बात हो रही है, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हमारी मोरल ड्यूटीज़ या हमारी क्या ड्यूटी बनती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड या इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। तो फर्स्ट इज़ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। नेक्स्ट यूनिवर्सल ओपिनियन, ये सेकंड पॉइंट आएगा। और थर्ड इज़ परसेप्शन ऑफ ड्यूटी कि हमारी क्या ड्यूटी है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, नेचर को कंजर्व करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। तो ये हुआ हमारा एथिकल एस्पेक्ट। बेटा जब आप ये पढ़ोगे तो बुक को साथ में रखिएगा, ठीक है, उससे आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन फ्लो चार्ट आप ऐसे ही बनाएंगे समझने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड इज़ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है। इकोनॉमिक वर्ड से समझ में आता है किसकी बात हो रही है, मनी की, पैसे की बात हो रही है कि इन्वायरमेंट जो है वो हमें इकोनॉमिकली किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। तो यहाँ हुआ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले बात हुई न्यू इकोनॉमिक वैल्यू। हमें न्यू इकोनॉमिक वैल्यूज़ लाने की ज़रूरत है, वो ऐसे हों जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। नेक्स्ट इज़ न्यू एफर्ट्स फॉर मटेरियल नीड्स। हमें नए एफर्ट्स लाने होंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के लिए, इकोनॉमिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और नेचर को बचाने के लिए, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। नेक्स्ट एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्वायरमेंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। और वो रिलेशनशिप ऐसा हो कि वो इन्वायरमेंट को हार्म भी ना करे और हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा भी दे, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी हो इकोनॉमिकली। नेक्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटअप होने चाहिए इकोनॉमिकल लेवल पे, कि कुछ स्टैंडर्ड सेटअप हो कि अगर हमने इनको यूज़ करना है, रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो किस तरह यूज़ करना है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेटअप होने चाहिए। उसके बाद रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक वेस्ट। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक वेस्ट की बात हुई कि जब हम रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट से लेते हैं उसके बाद ये सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज़ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बनकर आएगा, फिर उस प्रोडक्ट का आयात निर्यात होगा,
तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी। तो इकोनॉमिक वेस्ट की बात हो रही कि जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी रिडक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वांटिटी टू क्वालिटी, मतलब कि क्वांटिटी हमारी जो है भले कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी और क्वालिटी ख़राब है तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे क्या होगा, वेस्ट होगा हमारे रिसोर्सेज का और हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। तो क्वांटिटी भले कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट में आ जाएगी कि प्रॉपर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए, रिसोर्सेज की कंजर्वेशन होनी चाहिए और वेल मैनर में ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, अगर टेक्निक वर्ड भी पूछा होगा कि कौन सी टेक्निक्स है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए, तो आपको यही आंसर देना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेथड एंड सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। इसको अगर मैं और सिंपल आपको समझाऊं तो आप इस तरह कह सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, जिसमें आप फर्स्ट में बताओगे कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट की जा सकती है, और यहाँ बताओगे कौन सी पुरानी टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है जिससे हम इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेथड। नई टेक्नोलॉजी कौन सी हैं जिससे इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट हो रही है। सोलर एनर्जी आपको पता ही है ना, ये एक न्यू टेक्निक है जिससे हम इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट कर रहे हैं और रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं। सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं हम। नैनो टेक्नोलॉजी न्यू आई है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म में बात होती है कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो वो उन बैक्टीरियाज को हम यूज़ कर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें, है ना, वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। तो आप गंगा नदी आपने देख चुकी, गंगा नदी में कुछ इस तरह का बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिससे वो ऑटोमेटिकली खुद को रिकवर करती रहती है। आप उसमें कितनी भी गंदगी डालो, एक टाइम आता है जब खुद को धीरे धीरे रिकवर करती है। हाँ, लेकिन ओवर अगर आप कोई भी चीज़ करोगे, बहुत ज़्यादा ओवर करोगे तब तो मुश्किल है ना। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल बताऊंगी, बुक में भी लिखा है, आप उसको भी देखेंगे। बाइकल लेक है, बाइकल लेक का नाम है बाइकल, जिसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया एफिसुरा। ये बुक में दिया हुआ, आप इसको अंडरलाइन करिएगा। बैक्टीरिया एफिसुरा प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो लेक जो है बिल्कुल शीशे की तरह चमकती है, वो नदी बहुत साफ़, वो लेक बिल्कुल साफ़ और क्लियर है। किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया था, एफिसुरा, बैक्टीरिया एफिसुरा। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर्स की हेल्प से हम लोग इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सैटेलाइट की हेल्प से हम लोग किसी भी एरिया का वाटर का पता कर सकते हैं, कितना पानी है, कितनी नदी सूख गई हैं या कितनी नदियां हैं, या किसी एरिया में कितना फॉरेस्ट एरिया कवर है, कितने पेड़ कट गए हैं, या किसी एरिया में कितने एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। तो ये हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर। उसके बाद है यूज़ ऑफ नेचुरल गैस। अगर हम नेचुरल गैस का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे दूसरे रिसोर्सेज हैं हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। पेट्रोल डीजल वगैरह को बचा सकते हैं, कोल को बचा सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अभी हमने सारे ये कौन से पढ़े थे, न्यू टेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कौन सी हैं, पुराने टाइम में या पहले किस तरह हम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कर सकते थे। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एनर्जी सोर्सेज, वो तो हमें पता है कि एनर्जी सोर्सेज को एप्रोप्रिएट प्रॉपर वे में अच्छे से यूज़ किया करते थे, जितनी ज़रूरत होती थी उतना यूज़ करते थे, और उस समय इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज का ओवर यूज़ नहीं हो पाता था।
उसके बाद एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ माइन एंड मिनरल्स, है ना, मिनरल्स वगैरह जो कोल माइंस हैं, ठीक है, उसकी अच्छे से मैनेजमेंट होती थी। और इसके लिए रूल्स एंड लॉ बनाए गए कि हमने किस तरह माइनिंग करनी है और कितना मिनरल किसी भी एरिया से लेना है, और कोई भी इजीली माइनिंग नहीं कर सकता कहीं भी, ठीक है, ये गवर्नमेंट की परमिशन से ही हो सकता है। उसके बाद यूज़ ऑफ मैन्योर, आपने देखा होगा मैन्योर का यूज़ अब कम होने लग गया है। पहले क्या था कि मैन्योर का यूज़ होता था जिससे क्या एनवायरनमेंट का हार्म हो जाता था, पहले क्या होता था, केमिकल का यूज़ किया जाता था, पहले मैन्योर का यूज़ किया जाता था, ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, अभी केमिकल्स का ओवर यूज़ होना शुरू हो गया है। तो अगर हम मैन्योर को यूज़ करेंगे, मैन्योर क्या होता है, डेड डिके प्लांट्स एनिमल्स से जो हम खाद बनाते हैं, है ना, वो है ना, तो ये कौन सा खाद है, ये वो खाद है जो डेड डिके प्लांट्स एनिमल के वेस्ट से बना है और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता, लैंड को हार्म नहीं करता। तो ये मैन्योर का यूज़ होता था, और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता था लैंड में, जिससे लैंड रिसोर्सेज हमारी बची रहती थी, लैंड जो है अच्छा होता था और एग्रीकल्चर अच्छी होती थी। अभी क्या है, लैंड में इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ हो गया, पेस्टिसाइड यूज़ होने लग गए हैं, जिसकी वजह से लैंड में जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, वो ख़राब होनी शुरू हो गई है ना। नेक्स्ट इज़ अदर ट्रेडिशनल टेक्निक्स। अदर ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आप बात कर सकते हो कि कोई भी ट्रेडिशनल टेक्निक, पुराने समय में पॉलीथीन बैग नहीं होते थे, ठीक है, जो क्लॉथ बैग है या पेपर बैग है वही यूज़ होते थे। उससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट होती थी। इसी तरह और भी आप पॉइंट बता सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट नहीं होता था, ठीक है। ये आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके ये पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन भी करना है, कम से कम 3 लाइंस में तो आपने एक्सप्लेन करना ही है। ये सारा बुक में सारा एक्सप्लेन किया हुआ अच्छा से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ इज सोशल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब सोशल एस्पेक्ट की बात हो रही कि सोशली हम लोग किस तरह एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड तो सभी की फुल होनी चाहिए, है ना, लेकिन किस तरह, नेचर को कंजर्व करते हुए, नेचर को हार्म नहीं करना है। कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसकी कंजर्वेशन करना है। सोशली मतलब हम सब मिलकर, ह्यूमन बींग जो हम लोग हैं एनवायरनमेंट में, है ना, सभी ह्यूमन बींग ने मिलकर ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसी डेवलपमेंट करना कि हम रिसोर्सेज को यूज़ भी करें और उसको कंजर्व भी करें। मतलब हमें जितना ज़रूरत है हम उतना लें, लेकिन उसको साथ ही साथ बचाएं भी, ठीक है, और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए उसको बचा के रखें। इक्विटी, सबके इक्वल राइट होनी चाहिए रिसोर्सेज को लेके, हर चीज़ को लेके। एम्प्लॉयमेंट, जॉब सबको होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन जो है, वुमेन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए सोशली, है ना। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, ये आपको बार बार बताया हुआ किस तरह करना और कैसे करना है ना, तो ये हो जाएगा। बुक की हेल्प बेटा आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बुक में सारे पॉइंट्स जो हैं एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैंने आपको बोलकर एक्सप्लेन किया है, वर्बली आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप सभी बच्चे बुक की हेल्प ज़रूर लेंगे और इस तरह ये जो है फ्लो चार्ट इसको बनाएंगे। ये देख लीजिए मैंने किस तरह बनाया फ्लो चार्ट, इससे आपको इजी हो जाएगा और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। बुक में यही सारा जो है शायद 4-5 पेजेस में, 3 या 4 पेजेस में है ये सारा, जो मैंने आपको एक पेज में सारा फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इस तरह फ्लो चार्ट बना के और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो वो एक ही आएगा। इस तरह आ सकता है कि एथिकल एस्पेक्ट्स बताइए, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं वो बताइए, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है वो बताइए, सोशल एस्पेक्ट्स क्या है वो बताइए, ठीक है। कई बार पूरा भी आ सकता है कि ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट बताइए। ओके बेटा, थैंक यू।